अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। इसराइल फ़लस्तीन प्रॉब्लम को समझने के लिए हम जाते हैं आज से तकरीबन 127 साल पीछे, फरवरी 1896 में, जब एक ऑस्ट्रो हंगेरियन यहूदी सहाफ़ी थियोडोर हेrzl ने एक पम्फलेट पब्लिश किया जिसमें इस बात पे जोर दिया गया कि दुनिया के तमाम यहूदियों को अगर सर्वाइव करना है तो उन्हें एक अपना मुल्क फ़लस्तीन के इलाके में बनाना चाहिए। इसी साफ़ी ने मैक्स नोर्डो के साथ मिलकर वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था कि वो यहूदियों के लिए एक खुद मुख्तार मुल्क फ़लस्तीन में बनाए। इसी ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सरकर्दा मेंबरान को मिलाकर ज़ायनिस्ट कांग्रेस की बुनियाद रखी गई, जिसका इजलास अगस्त 1897 को स्विट्ज़रलैंड में हुआ। इस इजलास के इख्तिताम पे कुछ टारगेट्स को सेट किया गया जिन्हें उस टाइम बेसल्स प्रोग्राम का नाम दिया गया। फलस्तीन में यहूदियों के लिए खुद मुख्तार रियासत बनाने के लिए बेसल्स प्रोग्राम में 4 टारगेट को सेट किया गया था, जिसमें से पहला टारगेट ये था कि फलस्तीन में यहूदी काश्तकारों, कारीगरों और ताजरों की आबादकारी को बढ़ाया जाए। दूसरा ये कि दुनिया के तमाम यहूदियों की ऑर्गेनाइजेशन और उन सारों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए। तीसरा ये कि यहूदियों में इस एहसास को कि उनका अपना मुल्क होना चाहिए तक़वियत दी जाए। और लास्ट ये कि इन मकासद के असूल के लिए मुख्तलिफ गवर्नमेंट से जो रिक्वायर्ड अप्रूवल है उनको हासिल किया जाए। अब ऐसा नहीं है कि 1896 से पहले यहूदी फ़लस्तीन में नहीं थे, या उनमें से किसी ने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत नहीं की थी, या फिर फ़लस्तीन में अपना मुल्क बनाने की ख्वाहिश नहीं की थी, बल्कि इससे पहले भी बहुत सारी तंजीमें ऐसी थीं जिनके ख्यालात थियोडोर हेrzl से मिलते जुलते थे, और उनका ख्याल था कि यहूदियों के लिए अपना एक मुल्क होना चाहिए। और इसी सिलसिले में 1881 में पहली बार यहूदियों की बड़े पैमाने पर फ़लस्तीन की तरफ हिजरत भी देखी गई थी, मगर ऐसा पहली बार हो रहा था कि इसको एक मुनज़्ज़म तहरीक की सूरत में शुरू किया गया था। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि फ़लस्तीन ही क्यों, यहूदी अपना मुल्क कहीं और भी तो बना सकते थे। इस सवाल का जवाब ये है कि फ़लस्तीन यहूदियों के लिए बहुत ही मुक़द्दस इलाका है, और ख़ासकर यरूशलेम यहूदी मज़हब में यहूदियों के लिए मुसलमानों के मक्का और मदीना जैसी इम्पोर्टेंस रखता है। यहूदियों का ये बिलीव है कि उनका असल ठिकाना फ़लस्तीन और यरूशलेम ही है। 1896-97 वो टाइम था जब फ़लस्तीन सिर्फ एक जगह का नाम था जहां सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी, और मुसलमान, क्रिश्चियन और यहूदी सब इकट्ठे हंसी खुशी रहते थे। ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की क्रिएशन के बाद 17 मई 1901 को थियोडोर हेrzl सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान अब्दुल हामिद II से मिलता है और उन्हें ये पेशकश देता है कि अगर ऑटोमन एम्पायर फ़लस्तीन में यहूदियों को एक मुल्क बनाने की इजाज़त दे तो वो ऑटोमन एम्पायर के सारे कर्ज की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। मगर सुल्तान अब्दुल हामिद II इस ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद 1902-1903 में हेrzl बरतानिया आता है, जहां उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट में मौजूद कॉलोनियल सेक्रेटरी जोसेफ चैम्बरलेन से ताल्लुकात बढ़ाए, जिन्होंने फिर इजिप्शियन गवर्नमेंट से एक चार्टर तय करने में हेrzl की मदद की कि जिसके हिसाब से वो इजिप्ट के एक सिटी अल अरीश में यहूदियों की सेटलमेंट बना सकेंगे, जो कि फ़लस्तीन से कुछ ही दूर था। मगर इस प्रोजेक्ट को भी उस टाइम के कौंसल जनरल लॉर्ड क्रॉमर ने ये कह के रोक दिया कि ये इम्प्रैक्टिकल है। इसके बाद हेrzl ने कैथोलिक पोप पियस X से भी रिक्वेस्ट की कि वो फ़लस्तीन में यहूदियों की आबादकारी की फेवर में बोले, पर उन्होंने भी इससे इनकार कर दिया था। 3 जुलाई 1904 को थियोडोर हेrzl दिल के आर्जे में मुब्तला होने की वजह से इंतकाल कर गया, लेकिन इसराइल की क्रिएशन के लिए यहूदियों की कोशिशों में कोई कमी नहीं आई। नवंबर 1914 में जब पहली जंग अजीम शुरू हुई, जिसमें सल्तनत उस्मानिया के साथ फ्रांस, ब्रिटेन और इनकलाबी अरब ने जंग की, अब ब्रिटिश ने यहाँ पे एक गेम खेली और अरब्स को कहा कि अगर हम जंग जीते तो फ़लस्तीन में एक अरब रियासत बनाएंगे। दूसरी साइड पे 1917 में उस टाइम के ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बेलफोर ने ब्रिटिश जूस कम्युनिटी के एक सरकर्दा रहनुमा वाल्टर रोथस्चाइल्ड को एक लेटर लिखा और उसको भी फ़लस्तीन में जूस के लिए होमलैंड की पेशकश कर दी। मगर जब ब्रिटिश और फ्रेंच ये जंग जीत गए
तो ना अरब्स को कुछ मिला और ना ज्यूज को, बल्कि फ्रेंच ब्रिटिश दोनों ने मिलकर मशरिक़ वुस्ता को आपस में तकसीम कर लिया। सितंबर 1939 को जब दूसरी जंग अजीम स्टार्ट हुई और इसके स्टार्ट में जब जर्मनी ने काफी सारे यूरोप पर अपना कब्जा जमाया, तो यहूदियों पर यूरोप की जमीन को तंग कर दिया गया, क्योंकि हिटलर को ज्यूज पसंद नहीं थे। इसका असर ये हुआ कि ज्यूज यूरोप से निकलकर फलस्तीन में आबाद होने लगे और साथ ही काफी सारे ज्यूज ने अमेरिका का भी रुख किया, क्योंकि फलस्तीन में ब्रिटिश की हुकूमत थी, इसलिए वो शुरू में तो ज्यूज को फलस्तीन में आने देते रहे, मगर जब उन्हें लगा कि ज्यूज बहुत ज्यादा तादाद में फलस्तीन में आ रहे हैं तो ज्यूज की फलस्तीन में आने की एंट्री को भी बंद कर देते हैं। मगर यहूदी यहाँ पे भी हार नहीं मानते और ब्रिटिश के खिलाफ भी तहरीक शुरू कर देते हैं। अराउंड 1940s में फलस्तीन नेशनल मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाती है, जहां फलस्तीनियन भी अपने लिए एक अलग मुल्क की डिमांड करना शुरू कर देते हैं। 1945 में दूसरी जंग अजीम का इख्तिताम हुआ और साथ ही बरतानिया को ये एहसास हुआ कि उसने जो दुनिया की ठेकेदारी की जिम्मेदारी ली हुई है अब उसके बस की बात नहीं रही, क्योंकि दूसरी जंग अजीम की वजह से बरतानिया बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। यही वजह बनी कि पाकिस्तान और इंडिया को भी आज़ादी मिली, जबकि फलस्तीन इसराइल वाला मसला बरतानिया ने यूएन के हवाले किया कि वो इसका सलूशन निकालें। अब 1947 में यूएन यानी अक़वाम मुत्तहिदा फलस्तीन के मसले का ये हल निकालता है कि वो फलस्तीन को दो हिस्सों में तकसीम करता है और 57% फलस्तीन यहूदियों के लिए और 43 अरब फलस्तीनियों के लिए अलॉट कर देता है, जबकि यरूशलेम को इंटरनेशनल सिटी का दर्जा दिया जाता है, जो ना फलस्तीन को मिलती है और ना ही यहूदियों को। यहूदी ये फैसला हंसी खुशी कबूल करते हैं और 1948 में इसराइल मार्ज़ वजूद में आ जाता है, जबकि फलस्तीनी और दीगर अरब ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान, इंडिया वगैरह भी इस फैसले को कतई तौर पर कबूल नहीं करते और उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि फलस्तीन की सरजमीन पे सिर्फ फलस्तीनी लोगों का ही हक है। अब मेरा यहाँ आपसे सवाल ये है कि क्या जो कुछ मैंने वीडियो में अब तक बयान किया है इसको मद्देनजर रखते हुए स्टेट ऑफ इजराइल की क्रिएशन लेजिटिमेट है, और क्या यूएन ने जो फलस्तीनियों की मर्जी के बगैर फलस्तीन को तकसीम किया ये ठीक है? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बयान करिएगा। अब ये जो मैप आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मैप 1946 का है, जिसमें ग्रीन पोर्शन फलस्तीनियों के ज़ेरे इस्तेमाल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाइट ज्यूज पॉपुलेशन को। अब ये जो सेकंड मैप है वो 1947 का है, जिसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि ज्यूज की पॉपुलेशन कम होने के बावजूद यूएन किस कदर ज्यादा फलस्तीन का हिस्सा ज्यूज को अलॉट कर देता है, जो कि क्लियरली यूएन की तरफ से नाइंसाफी है। मगर अब भी बात यहाँ खत्म नहीं होती। 1948 में पहली अरब इसराइली जंग शुरू हो जाती है और जंग के बाद फलस्तीन इसराइल का मैप कुछ इस तरह हो जाता है। एक तो यूएन ने फलस्तीन के साथ ज्यादती की, ऊपर से जंग के बाद जो कुछ फलस्तीन के हिस्से में आया था वो भी इसराइल जंग में फलस्तीनियों से छीन लेता है। ये सब होने के बाद 1967 में दोबारा इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान जंग छिड़ जाती है। ये जंग सिर्फ 6 दिन तक जारी रहती है, जिसमें एक बार फिर अरब ममालिक को शिकस्त का सामना करना पड़ता है और इसराइल फलस्तीन के अलावा इजिप्ट के कुछ इलाके पर भी काबिज हो जाता है। अब मिस्र अपना इलाका छुड़ाने के लिए इसराइल के साथ मुज़ाकरात करता है और 1979 में ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं। इस तरह मिस्र पहला अरब मुल्क बनता है जो इसराइल को तस्लीम करता है और इसराइल मिस्र का इलाका उसे वापस कर देता है। 1948 और 1967 की जंग में कामयाबी के बाद इसराइल फलस्तीनी इलाकों पर भी यहूदी आबादकारी जारी रखता है और मुख्तलिफ ममालिक से यहूदी आकर यहाँ आबाद हो जाते हैं। 1993 में पहली बार फलस्तीन और इसराइल के माबैन ऑस्लो अकॉर्ड एग्रीमेंट यूएस की सरपरस्ती में साइन किया जाता है और फलस्तीन में पहली बार एक गवर्नमेंट बनती है जिसे फलस्तीनियन नेशनल अथॉरिटी का नाम दिया जाता है।
मगर इस गवर्नमेंट के हिस्से में क्या क्या आता है वो यकीनन आप देख के हैरान हो जाएंगे। ये मैप वो है जो 1947 में यूएन ने फलस्तीन के लिए बनाया था और ये वो मैप है जिस पे ऑस्लो अकॉर्ड के बाद 1994 में यासिर अराफात ने फलस्तीन में गवर्नमेंट बनाई। इस मैप में जो एरिया ए है वहाँ पे फलस्तीन की गवर्नमेंट होगी, एरिया बी में फलस्तीन इसराइल दोनों की और एरिया सी में इसराइल की। और इसमें येलो पार्ट वो वाले हिस्से हैं जो इसराइल ने फलस्तीन से निकाल ही दिए हैं। अगर आप इन दोनों मैप्स को कंपेयर करें तो आपको फर्क वाज़े नज़र आएगा। खैर, फलस्तीन में पीएलओ के इसराइल के साथ हाथ मिलाने के बाद पीएलओ और फलस्तीन में मौजूद ऐसे हलके जो इसराइल के साथ इस सेटलमेंट को लेके नाखुश थे, उन्होंने मिलकर हमास की बुनियाद रखी। 2007 में हमास और पीएलओ खुद एक दूसरे के सामने भी आ गए थे और ये हमास ही है जो इसराइल के साथ लड़ रहा है। वीडियो के एंड पे मैं आपके सामने एक बार फिर ये 3 मैप रखना चाहूँगा, जिसमें से मैप ए वो मैप है जो 1946 का है। इस मैप में ग्रीन पार्ट फलस्तीन है और वाइट पार्ट इसराइल या यहूदी आबादियाँ। मैप बी ये वो मैप है जो यूनाइटेड नेशन ने फलस्तीन और इसराइल के लिए रिकमेंड किया था और मैप सी ये फलस्तीन इसराइल का करंट मैप है। अब आप मैप ए में ग्रीन पार्ट को देखें और मैप सी में ग्रीन पार्ट को देखें तो फर्क आपको पता चल जाएगा कि कौन गलती पे है। इसराइल फलस्तीन में रिसेंट जंग में कब क्या हुआ, इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको फलस्तीन इसराइल के प्रॉब्लम को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। Until next time, take good care of yourself and those around you. Allah Hafiz.